जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 शुरू करते हैं, जिसमें 30 प्रश्न है और यह बिहार एसएससी जो इंटर स्तरीय जो बहाली निकला है 2024 उसके एग्ज़ाम के लिए और बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें साइंस और जीके का प्रश्न है, मिसलेनियस प्रश्न है और 30 प्रश्न है और 30 प्रश्न का पूरा सॉल्यूशन है। तो देखेंगे, यहाँ पर शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो यहाँ कहा गया है कि भूमध्य रेखा से गुजरने वाली देश कौन कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। ये 3 देश है जो भूमध्य रेखा से गुजरती है। टोटल 13 देश भूमध्य रेखा से गुजरती है, जिसमें से 3 गुजरती है एशिया महादेश से और 3 साउथ अमेरिका महादेश से और 7 अफ्रीका महादेश से। टोटल 13। इसमें भी कोलंबिया जो है, कोलंबिया यह साउथ अमेरिका महादेश से और केन्या जो है अफ्रीका महादेश से और इंडोनेशिया जो है यह एशिया महादेश से गुजरती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है। यानी कि आसियान का जो सदस्य देश है वो टोटल कितना है सदस्य देश इसका टोटल 10 है। लेकिन वर्तमान में अगर कहा जाए तो एक देश तिमोर लिस्टे बढ़ गया है और यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे कि वियतनाम, ब्रुनेई, बांग्लादेश, म्यांमार। इसमें से बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश जो है यह इसका सदस्य देश नहीं है। बांग्लादेश नहीं है, वियतनाम, ब्रुनेई और ये म्यांमार तीनों है। इसका टोटल सदस्य देश कितना है इसका, तो वर्तमान में 11 हो जाएगा, क्योंकि एक तिमोर लिस्टे बन गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को 8 अगस्त 1967 को हुआ था इसकी स्थापना। और इसकी मुख्यालय कहाँ हो गया? इसकी मुख्यालय बनाया गया था जाकार्ता, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जाकार्ता। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच सीमा रेखा बनाती है। मैकमोहन रेखा जो है वह भारत तथा किस देश के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो मैकमोहन भारत और चीन के बीच बनाती है। भारत और चीन, ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा। भारत और चीन के बीच बनाती है मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच बनाती है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देखेंगे कि पाकिस्तान और भारत के बीच कौन सा सीमा रेखा बनाती है, तो रेड क्लिप बनता है पाकिस्तान और भारत के बीच। और रेड क्लिप का निर्धारण कब किया गया था? रेड क्लिप का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था सर CJ रेड क्लिप के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, आंग सांग सू की जो NLD की नेत्री है यानी कि महिला है, किस देश से संबंध रखती है। तो यह आंग सांग सू की जो है यह म्यांमार से संबंधित है। म्यांमार से ऑप्शन डी हो जाएगा। म्यांमार से संबंधित है। और इन्होंने 90 के दशक में म्यांमार के चुनाव में जीतने के बावजूद भी अपनी सरकार नहीं बना पाई थी, क्योंकि वहाँ पर सैन्य सरकार के द्वारा इनको सरकार नहीं बनाने दिया गया। 1991 में इनको आंग सान सू की को 1991 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है, एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है। तो ऑप्शन में है, ए में है क्रिकेट, बी में टेनिस, सी में नौका दौड़ और डी में गोल्फ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, नौका दौड़।
नौका दौड़, एडमिरल कप संबंधित है नौका दौड़ से। और 2023 में भारतीय नौसेना एकेडमी में आयोजित एडमिरल कप जो है वो कौन जीता है? तो इटली ने जीता है। इटली ने जीता है 2023 का एडमिरल कप, जो भारतीय नौसेना एकेडमी में आयोजित किया गया था। लावेर कप क्या है? लावेर कप है टेनिस संबंधित। लावेर कप टेनिस से संबंधित है। लावेर कप टेनिस से। और गोल्फ जो है राइडर कप से संबंधित है। गोल्फ। और क्रिकेट के बारे में तो जानते हैं, क्रिकेट के बारे में बहुत सारा कप है क्रिकेट का। दलीप ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 है। 6 निम्नलिखित में से संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है? तो संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO इसका सदस्य देश कौन सा है? तो बी हो जाएगा आंसर इसका। बी ईरान हो जाएगा। ईरान इसका सदस्य देश है, ईरान। और SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 2001 में हुआ था, 2001 में। और इसकी मुख्यालय बीजिंग यानी कि चीन की राजधानी बीजिंग में था। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय जो है वह बीजिंग में था। और वर्तमान में अगर पूछा जाए कि वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है संघाई सहयोग संगठन का? तो झांग मिंग। और इसका अगर टोटल सदस्य देश की बात करें तो इसमें टोटल सदस्य देश 9 है। पहले 8 था, वर्तमान में 9 हो गया है। ईरान इसका नया सदस्य देश है, 9वां सदस्य देश। और भारत भी इसका सदस्य है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 7 है। वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक। वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक का नाम है। और इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक हो जाएगा आंसर डी, शशि थरूर। और इसमें ऑप्शन में जो दिया गया है इनके बारे में भी जान लेते हैं। सलमान रश्दी के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक है। वो कौन है? मिडनाइट चिल्ड्रेन। एक मिडनाइट चिल्ड्रेन है, एक सैटनिक वर्सेज है। और भी बहुत सारा पुस्तक है, लेकिन जो प्रमुख पुस्तक है वो बता दी है, मिडनाइट चिल्ड्रेन और सैटनिक वर्सेज, सलमान रश्दी का। और चेतन भगत का पुस्तक चेतन भगत का चेतन भगत का 400 डेज। और एक और पुस्तक है रेवोल्यूशन 2020 और 400 डेज। चेतन भगत का प्रमुख पुस्तक है 400 डेज रेवोल्यूशन 2020। और एक और है हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत का। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है पेरू की राजधानी कहाँ है? पेरू की राजधानी कहाँ है? देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन है। पेरू की राजधानी यहाँ पर हो जाएगा आंसर लीमा। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा। और क्यूटो किसकी राजधानी है? तो क्यूटो इक्वाडोर देश की राजधानी है। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो हो गया। और लापाज बोलिविया की राजधानी। और बोगोटा कोलंबिया की राजधानी। बोगोटा किसकी राजधानी है? कोलंबिया की। और लापाज बोलिविया की। और क्योटो वह इक्वाडोर की। आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का कि पेरू की राजधानी कहाँ है? तो पेरू की राजधानी लीमा। ये हो गया आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है? इजराइल देश की मुद्रा क्या है? इजराइल देश की मुद्रा क्या है? तो यहाँ आंसर में ऑप्शन में देखेंगे कि इजरायली दिनार, क्रोन, युआन, न्यू शेकेल। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर हो जाएगा
आंसर हो जाएगा डी, न्यू सेकेल। डी हो जाएगा आंसर, न्यू सेकेल, न्यू सेकेल। और इजराइल देश की राजधानी कहाँ है? तो जेरूसलम। इजराइल देश की राजधानी जेरूसलम, जेरूसलम, जेरूसलम। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 है। 10 में क्या कहा? प्रश्न संख्या 10 में क्या पूछ रहा है? तो यहाँ पर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया? राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1911। पहली बार राष्ट्रगान जो है 1911 में गाया गया। और जो 1911 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में, कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित विशन नारायण धर, पंडित विशन नारायण धर। और 1911 में हुआ था, 27 दिसंबर को हुआ था, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में पंडित विशन नारायण धर की अध्यक्षता में हुआ था। और राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड, 52 सेकेंड। और संक्षिप्त में अगर गाया जाए तो 20 सेकेंड लगता है, 20 सेकेंड। और राष्ट्रगान को भारतीय संविधान में स्वीकृति कब मिली? तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को मिला, 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है, माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह। उधम सिंह ने हत्या की थी, वो भी लंदन में जाके। कब? तो 13 मार्च 1940 को, 13 मार्च 1940 को। और भगत सिंह 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और उस असेंबली का जो अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो विट्ठल भाई पटेल उस असेंबली की अध्यक्षता कर रहे थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर वर्ष पूछा जा रहा है, तो 1922 हो जाएगा। 1922 में यह घटना हुआ था। और 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी अगर डेट पूछा जाए तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर जिला में, यूपी के गोरखपुर जिला में हुआ था। और यह चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। कब? 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिए थे असहयोग आंदोलन को। अगला प्रश्न है 13। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था किनको? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। और दूसरा अधिवेशन जो पहली बैठक और दूसरी बैठक जो हुआ था, संविधान सभा की दूसरी बैठक, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को दूसरा अधिवेशन हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न,
प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, सी में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और डी में है लोकसभा अध्यक्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष ही धन विधेयक के बारे में निर्णय लेते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष ही धन विधेयक के बारे में निर्णय लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में कुछ जान लेंगे। 42 इसका जो लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वह कितने दिनों का होता है? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है लोकसभा अध्यक्ष का। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल वह 6 वर्ष कर दिया गया था। 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन पुनः फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 को इसे फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है 15। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ब्रिटेन से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी इसका मतलब होता है कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय कहाँ से लिया गया है, अंगीकृत किया गया है संविधान में? तो ब्रिटेन से। और आयरलैंड से संविधान में क्या क्या जोड़ा गया है? तो आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, आयरलैंड से जोड़ा गया है। और फ्रांस से क्या क्या जोड़ा गया है? फ्रांस से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। फिर से एक बार सुन लीजिए। गणतंत्रात्मक प्रस्तावना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये सब कहाँ से? फ्रांस से जोड़ा गया है। फ्रांस से लिया गया है। और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या जोड़ा गया है? तो अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, वित्तीय आपात। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और वित्तीय आपात जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या है 16। क्या है? बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नीचे है इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा। सी हो जाएगा, मौलाना मजहरुल हक। और बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दिसंबर 1916 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो पटना में हुआ था। पटना में हुआ था और 1916 में हुआ था। भारत में होम रूल लीग की स्थापना, ये तो बिहार में हो गया कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दिसंबर 1916 में। और अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में हुआ था होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न संख्या 17। प्रश्न है 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो
तो इसका आंसर हो जाएगा सी पीर अली ने किया था, पीर अली ने किया था। 1857 में शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति मंगल पांडे 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम क्रांतिकारी थे। और अंतिम क्रांतिकारी अगर पूछ लिया जाए तो तात्या टोपे हो जाएंगे, तात्या टोपे 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को, जो कि अंतिम क्रांतिकारी थे 1857 के, उनको फांसी की सज़ा हुई थी। 1857 की क्रांति का विद्रोह प्रारंभ कब हुआ था और कहाँ से हुआ था? तो 10 मई 1857 10 मई को हुआ था 1857 में, और मेरठ से हुआ था, मेरठ से। अगला प्रश्न 18, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। और यह कब हुआ था? तो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था, 1954 को हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंचशील सिद्धांत, नेहरू जी का जो पंचशील सिद्धांत है वह किस धर्म से ग्रहण किया गया था? तो बौद्ध धर्म से ग्रहण किया गया था। पंचशील सिद्धांत जो है, पंचशील समझौता का जो सिद्धांत है वह ग्रहण किया गया था बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है कि अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? तो अफीम युद्ध हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए, ब्रिटेन और चीन के बीच अफीम का युद्ध लड़ा गया था। ब्रिटेन और चीन के बीच अफीम का युद्ध लड़ा गया था। और अफीम का युद्ध दो बार हुआ है। पहला अफीम का युद्ध जो हुआ है 1839 से 1842 तक हुआ है, 1839 से 1842 तक हुआ है। इसमें ब्रिटेन और चीन भाग लिया था। और दूसरा अफीम युद्ध जो हुआ है वह 1856 से 1860 के बीच हुआ है, 1856 से 1860 के बीच हुआ है। और इसमें एक तरफ से चीन और दूसरी तरफ से ब्रिटेन और फ्रांस था। इसीलिए इस युद्ध का नाम तीर का युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को तीर का युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 20 नंबर, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, जानुका। इसे हम पटेला भी कहते हैं, पटेला के नाम से भी जाना जाता है, जानुका पटेला के नाम से भी जाना जाता है। और यह पैर के घुटने में होता है। और अगर हड्डी की बात की जाए तो वयस्क मानव में 206 हड्डी होता है, टोटल हड्डी 206 होता है। और नवजात शिशु में अगर बात किया जाए तो टोटल हड्डी की संख्या 300। और अगर हड्डी टूटता है तो हड्डी को हड्डी से अगर जोड़ते हैं, यानी कि अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं, तो वह लिगामेंट के द्वारा। और अगर अस्थि और मांसपेशी को जोड़ते हैं, तो टेंडन यानी कि कंडरा के द्वारा जोड़ा जाता है, कंडरा के द्वारा जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो शिरा विन्यास, शिराएं, मध्य शिरा, ये सब क्या है? ये सब पत्ती में पाया जाता है, पत्ती में। लेकिन ये स्त्री केसर जो है, स्त्री केसर यह पुष्प का भाग है। और स्त्री केसर पुष्प पौधे का जनन अंग भी कहा जाता है। स्त्री केसर को पुष्प
पुष्प का यानी पौधे के पुष्प का जनन अंग भी कहा जाता है, जनन अंग भी कहा जाता है, जनन अंग भी कहा जाता है। और पुष्प में दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमंग, जयांग ये सब पाया जाता है। और इसमें पुमंग और जयांग प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं, पुमंग और जयांग प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। वनीकरण यानी कि वन के बारे में दिया गया है। कथन है पहला, वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। तो सही है, 1 नंबर सही है। वनीकरण के द्वारा बाढ़ को रोका जा सकता है, बाढ़ को रोका जा सकता है। वनीकरण के द्वारा बाढ़ को रोका जा सकता है, पहला सही है। दूसरा है, वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है। वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है वनीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 और 2 दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। 23 क्या है? सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी की एक ही दिशा में खींचने के कारण इसमें बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीधे में अगर होती है तो सागर का जल अन्य दिनों की अपेक्षा 20% अधिक ऊंचाई पर यानी कि ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इसे ही हम उच्च ज्वार या बृहद ज्वार के नाम से जानते हैं, उच्च ज्वार या बृहद ज्वार के नाम से जानते हैं। और ज्वार जो है, ज्वार प्रत्येक महीने में उच्च ज्वार जो है, उच्च ज्वार प्रत्येक महीने में 2 बार आती है। कब? तो पूर्णिमा और अमावस्या को आती है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व है। कौन सा है इसमें? तो वर्ग 1 में कौन सा तत्व आता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, क्षार धातु आता है, क्षार धातु आता है वर्ग 1 में। और यहाँ पर बी में जो है संक्रमण तत्व किस में आता है? तो यह तत्व के क्रमांक संख्या 3 से, यानी कि वर्ग में अगर देखा जाए तो वर्ग 3 से और 12, वर्ग 3 से लेकर 12 तक जो है तत्व वर्ग जो है वह संक्रमण तत्व के अंदर आता है, और यह कौन से ब्लॉक में है? संक्रमण तत्व ब्लॉक डी ब्लॉक में है, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक में है। और प्रथम वर्ग जो है वह एस ब्लॉक में। और यहाँ पर ये जो है लेंथेनाइड जो है यह परमाणु संख्या 57 से 71 के बीच होता है और एफ ब्लॉक में होता है, एफ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और इसे हम अंतः संक्रमण कहते हैं, अंतः संक्रमण ब्लॉक कहते हैं। और इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी, क्षार धातु। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है 25, निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया, ऑप्शन बी, कॉर्निया हो जाएगा आंसर इसका, कॉर्निया। और आँख जो अगर दान दिया जाता है तो दान में क्या दिया जाता है?
कॉर्निया को ही दान किया जाता है, कॉर्निया को ही दान किया जाता है। और आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है वह रेटिना पर बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। जब भी अगर वास्तविक आएगा तो उल्टा ही प्रतिबिंब बनेगा, और काल्पनिक आएगा तो सीधा बनेगा। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है 26 नंबर। विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाला यह पदार्थ कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका आंसर हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ग्रेफाइट के बारे में देखेंगे। ग्रेफाइट जो है, यह ग्रेफाइट क्या है, अधातु है। ग्रेफाइट एक अधातु है, और यह एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक है, एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। और सल्फर क्या है, सल्फर भी अधातु है, लेकिन यह विद्युत का कुचालक है। सल्फर विद्युत का कुचालक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 27 नंबर। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है क्या। भूख लगने पर व्यक्ति जो है वह सर्वप्रथम क्या करता है, क्या उपयोग करता है, शरीर के अंदर क्या करता है उपयोग। जब उपवास में रहता है तो उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ऊर्जा कहाँ से मिलती है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्लाइकोजेन से उसको ऊर्जा मिलता है। ग्लाइकोजेन इंसुलिन के प्रभाव से ग्लाइकोजेन जो है वह ऊर्जा का मतलब भंडारण जो करता है वो कैसे करता है, तो ग्लूकोज जो होता है वह इंसुलिन के प्रभाव से ग्लाइकोजेन में बदल जाता है। ग्लूकोज इंसुलिन के प्रभाव से, यानी कि इंसुलिन से अभिक्रिया करके और वह ग्लाइकोजेन में बदल जाता है। और ग्लाइकोजेन फिर से ग्लूकागॉन से प्रभाव करके ग्लूकोज में बदलता है, और इस प्रकार ऊर्जा की पूर्ति की जाती है उपवास के दौरान। और ग्लाइकोजेन जो है, ग्लाइकोजेन जानवरों, कवकों और बैक्टीरिया में ऊर्जा भंडारण का काम करती है, यानी कि यह ग्लाइकोजेन ऊर्जा भंडारण का काम करती है। अगला प्रश्न 28 में क्या है, रॉबर्ट हुक ने डैश की खोज की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका की खोज। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, और कब, तो 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और नाभिक का खोज किसने किया था, तो नाभिक का रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न है, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं। प्रोटोजोआ जो होता है किस रोग के रोग कारक, यानी कि किसी भी रोग के जो वाहक होता है वह कौन सा है प्रोटोजोआ का, तो यह आंसर इसका हो जाएगा मलेरिया हो जाएगा आंसर। और कौन सा प्रोटोजोआ होता है जो मलेरिया का वाहक होता है, तो इसका हो जाएगा प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ जो होता है वो मलेरिया रोग का वाहक होता है। और रोनाल्ड रॉस ने 1887 में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की थी। रोनाल्ड रॉस ने यह बताया था कि मलेरिया जो है वह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा मतलब उसका वाहक है, जिसके द्वारा मलेरिया होता है। कब, तो 1887 में। अगला प्रश्न देखेंगे
जो कि हमारा लास्ट प्रश्न होगा। अंतिम प्रश्न है यह, देखेंगे क्या है प्रश्न। निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? यानी कि ऑप्शन में दिया गया है ABCD, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रियोन 12। तो इसमें से कौन सा प्रशीतक है जिसका प्रयोग अब नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। C, कार्बन डाइऑक्साइड। C हो जाएगा आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रशीतक जो है, प्रशीतक 3 भागों में बांटा जाता है। प्रशीतक को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है? पहला स्रोत में क्या होता है? बहुत अधिक ऊष्मा ग्रहण किया जाता है। पहला में क्या है? पहला में बहुत अधिक ऊष्मा ग्रहण किया जाता है। और दूसरा है कार्यकारी पदार्थ, यानी कि ऐसा पदार्थ जो वस्तु को ठंडा करने में उपयोग किया जाता है, जैसे में अमोनिया और फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है सिंक। तीसरा क्या है? तीसरा है सिंक, SINK, सिंक। तीसरा है सिंक। इसमें अनंत ऊष्मा त्याग दी जाती है, अनंत ऊष्मा का त्याग किया जाता है। और ये लास्ट प्रश्न था।